दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है इजी ज्ञान पे। दोस्तों पिछले क्लास में हम संथाल के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे संथाल के बारे में प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रमुख तथ्य जो कि संथाल के बारे में। इनका जो समाज होता है ये होता है पितृसत्तात्मक। तो संथालों की समाज किस प्रकार की होती है? यह होती है पितृसत्तात्मक। आगे बात करें तो पैतृक संपत्ति पर पहला अधिकार पुत्रों का होता है। तो पैतृक संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? पुत्रों का होता है। फिर जो है अविवाहित पुत्रियों का, उसके बाद जो है वैसे उनकी बेटी जिनका शादी नहीं हुआ है उनका होता है। तथा अंततः पट्टीदारों का। और अंततः किनका होता है? पट्टीदारों का होता है। तो पैतृक संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? तो वो पुत्रों का होता है। और द्वितीय अधिकार होता है पुत्रियों का। और अंतिम जो अधिकार है वो होता है पट्टीदारों का। आगे बात करें दोस्तों तो वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। संथाल संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पौन। अगला हम पढ़ेंगे चाचो छठियार। क्या पढ़ेंगे? चाचो छठियार। तो दोस्तों चाचो छठियार क्या है? विवाह से पूर्व चाचो, एक मिनट, विवाह से पूर्व चाचो छठियार मनाया जाता है। ये जो है शादी से पहले मनाया जाता है चाचो छठियार। इसके लिए कोई उम्र अथवा दिन सुनिश्चित नहीं था। इनके लिए कोई भी उम्र या फिर दिन सुनिश्चित नहीं था। इस संस्कार द्वारा बच्चे को अपनी जाति प्राप्ति होती है। इसी संस्कार द्वारा बच्चे को अपनी जाति प्राप्त होती है। तो चाचो छठियार क्या है? ये विवाह से पूर्व चाचो छठियार मनाया जाता है। इसके लिए कोई उम्र अथवा दिन सुनिश्चित नहीं था। इस संस्कार द्वारा बच्चे को अपनी जाति प्राप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे विवाह के बारे में। तो सदाई बापला वर वधु की पसंद के आधार पर सुनिश्चित होते थे। तो सदाई बापला के बारे में हम जाने तो वर वधु के पसंद के आधार पर सुनिश्चित जो होते थे वो था सदाई बापला। आगे अगर हम बात करें गोलाइटी बापला के बारे में, गोलाइटी बापला किस प्रकार का विवाह है? तो इस प्रकार के विवाह में जिस परिवार में बेटी ब्याही जाती थी उसी परिवार से पतोह लाई जाती थी। तो गोलाइटी बापला क्या था? तो ऐसा विवाह था जिस परिवार में इन्होंने अपनी बेटी ब्याही होती थी उसी परिवार से पुतोह भी लाया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे टुनकी दिपिल बापला। तो आखिर ये टनकी दिपिल बापला क्या है? अगर हम टनकी दिपिल बापला के बारे में जाने तो इस प्रकार का विवाह प्रायः गरीब परिवारों के बीच संपन्न होता था। तो टनकी दिपिल बापला जो विवाह था वो प्रायः गरीब परिवारों के बीच संपन्न होता था। कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान कर विवाह संपन्न हो जाता था। तो इस प्रकार का विवाह में, ठीक है, ये प्रायः बेसिकली गरीब परिवारों के बीच होता था। और इस प्रकार के विवाह में कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान कर विवाह संपन्न हो जाता था। आगे बात करें तो घरदी जावाई बापला। ये घरदी जावाई बापला क्या था? तो इस प्रकार के विवाह में पुत्रहीन व्यक्ति कन्या के गांव जाकर उसे अपने यहाँ ले आता था। तो घरदी जावाई बापला में जो विवाह, इस प्रकार का जो विवाह होता था उसमें जो पुत्रहीन व्यक्ति था वो कन्या के गांव जाकर उसे अपने यहाँ ले आता था। वधु के लिए पौन नहीं देना पड़ता था। पौन अर्थात वधु मूल्य। तथा विवाह के बाद दामाद को ससुराल में रहना पड़ता था। आगे हम पढ़ेंगे इतुत बापला के बारे में। आखिर ये इतुत बापला क्या है? लड़की के माता पिता उसकी पसंद के लड़के के साथ विवाह की अनुमति नहीं देते थे। तो लड़का मेले अथवा किसी अवसर पर लड़की के माथे पर सिंदूर लगा देता था। उसी को क्या कहते थे? इतुत बापला। तो लड़की के माता पिता उसकी पसंद के लड़के के साथ विवाह की अनुमति ना देने पर लड़का मेले अथवा किसी अवसर पर लड़की के माथे पर सिंदूर लगा देता था। आगे हम पढ़ेंगे निर्विलोक बापला। आखिर ये निर्विलोक बापला क्या है? लड़की हट कर अपनी पसंद के लड़के के घर रहने लगती थी
और फिर वर के साथ विवाह संपन्न कराया जाता था। तो अगर लड़की चाहे तो वह हट करके लड़के के घर रह सकती है और फिर वर के साथ वह विवाह संपन्न हो जाता था। तो इस प्रकार के विवाह को निर्विलोक बापला कहते थे। आगे हम पढ़ेंगे बहादुर बापला के बारे में। आखिर ये बहादुर बापला विवाह क्या था? तो इस प्रकार के विवाह में लड़का लड़की जंगल में भाग जाते थे और एक दूसरे को माला पहनाते थे, फिर विवाह संपन्न होता था। तो बहादुर बापला में जो है लड़का लड़की कहाँ भाग जाते थे? जंगल भाग जाते थे और एक दूसरे को क्या पहनाते थे? माला पहनाते थे और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न होता था। तो ऐसा प्रणाली किसमें होता था? तो बहादुर बापला विवाह में। आगे है राजा राजी बापला। राजा राजी बापला क्या था? लड़का लड़की गांव के मांझी के पास जाते थे तथा गांव के वयोवृद्ध लोगों के समक्ष वह औपचारिक रूप से ऑफिशियली रूप से लड़की की स्वीकृति प्राप्त कर लेता था और विवाह संपन्न हो जाता था। तो दोस्तों, लड़का लड़की गांव के मांझी के पास जाते थे और गांव के वयोवृद्ध लोगों के समक्ष वह औपचारिक रूप से लड़की की स्वीकृति प्राप्त कर लेता था और विवाह संपन्न हो जाता था। आगे पढ़ेंगे सांगा बापला विवाह के बारे में। सांगा बापला विवाह क्या था? ये बेसिकली विधवा या तलाकशुदा स्त्री का विवाह विधुर अथवा परित्यक्त व्यक्ति के साथ संपन्न होता था। तो सांगा बापला विवाह में विधवा या तलाकशुदा स्त्री का विवाह विधुर अथवा परित्यक्त व्यक्ति के साथ संपन्न होता था। आगे हम किरिंग जवाई बापला के बारे में। तो किरिंग जवाई बापला क्या था? जब लड़की दूसरे पुरुष से गुप्त रूप से गर्भवती हो जाती थी तो इस लड़की से विवाह के इच्छुक व्यक्ति को कुछ धनराशि देकर शादी कर दी जाती थी। तो किरिंग जवाई बापला क्या था? जब लड़की दूसरे पुरुष से गुप्त रूप से गर्भवती हो जाती थी तो इस लड़की से विवाह के इच्छुक व्यक्ति को कुछ धनराशि देकर शादी कर ली जाती थी। आगे जानेंगे अन्य तथ्यों के बारे में। आरूप जोगा। आरूप जोगा क्या है? तो पति के बड़े भाई का स्पर्श हो जाने मात्र से आरूप जोगा नामक प्रायश्चित का विधान था। तो अन्य तिथि में आरूप जोगा क्या था? अगर पति के बड़े भाई का स्पर्श हो जाए तो आरूप जोगा नामक प्रायश्चित का विधान था उनमें। आगे जानेंगे तो जाति जोम। आगे जानेंगे जाति जोम क्या था? तो जाति जोम क्या था? ये बिटलाहा की सजा प्राप्त बहिष्कृत व्यक्ति को पुनः समाज में शामिल करने वाला संस्कार था। तो जाति जोम था कि बिटलाहा की सजा जिसे मिली है वैसे प्राप्त बहिष्कृत व्यक्ति को पुनः समाज में शामिल करने वाला संस्कार ही जाति जोम कहलाता था। आगे जानेंगे हम बोंगा होड़ क्या था? तो बोंगा होड़ सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता था। तो सनातन संथालों को क्या कहा जाता था? उन्हें बोंगा होड़ कहा जाता था। आगे पढ़ेंगे बोंगा गुरु तथा हापड़ा मको के बारे में। बोंगा गुरु तथा हापड़ा मको के बारे में अगर इनके बारे में बात की जाए तो पितरों तथा देवी देवताओं संथालों का यह विश्वास है कि किसी व्यक्ति, परिवार या गांव की कुशलता बोंगा गुरु तथा हापड़ा मको की कृपा पर निर्भर करती थी। आगे अगर बात करें तो अकाल महामारी इन्हीं के क्रोध की देन थी। तो बोंगा गुरु तथा हापड़ा मको के बारे में जाने तो पितरों तथा देवी देवताओं संथालों का यह विश्वास है कि किसी व्यक्ति, परिवार या गांव की कुशलता बोंगा गुरु तथा हापड़ा मको की कृपा पर निर्भर करती है। अकाल महामारी इन्हीं के क्रोध की देन थी। आगे जानेंगे हम मांझी थान क्या था? तो मांझी थान ग्राम पंचायतों की बैठकी का आयोजन स्थल है। मांझी थान क्या है? ये ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन स्थल है। आगे जानेंगे हम उमेहाड़। आखिर ये उमेहाड़ क्या था? तो उमेहाड़ ईसाई संथालों को उमेहाड़ कहा जाता था। तो किन्हें उमेहाड़ कहा जाता था? ईसाई संथालों को उमेहाड़ कहा जाता था। तो उमेहाड़ किसे कहा जाता था? तो ईसाई संथाल को बेसिकली वो क्या कहते थे? उमेहाड़। आगे जानेंगे नायके क्या था? तो नायके पुजारी को कहते थे। नायके किसे कहते हैं? पुजारी को कहते हैं। आगे जानेंगे संथाल जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार। तो संथाल जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है सोहराय। क्या है? सोहराय। संथाल जनजाति का सबसे मुख्य त्यौहार
महत्वपूर्ण त्यौहार सोहराय है। आगे हम पढ़ेंगे बाहा पर्व संथाल जनजाति द्वारा फागुन मास में साल वृक्ष की फूल लगते ही मनाया जाता है। जैसे ही साल वृक्ष की फूल लगती है तो बाहा पर्व संथाल जनजाति फागुन मास में बनाते हैं। उराव और मुंडाओं की सरहुल की तरह ये मनाते हैं। किनकी तरह? उराव और मुंडाओं की सरहुल की तरह। संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार, महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? तो वो है सोहराय। आगे जाने तो परिशो किसे कहते हैं? परिशो बात करें तो संथाल गोत्र को परिशो कहते हैं। संथाल गोत्र को क्या कहते हैं? परिशो कहते हैं। जाने तो खंड क्या है? उपगोत्र को खंड कहा जाता है। उपगोत्र को क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। संथाल में कुल कितने गोत्र हैं? तो संथाल में कुल 12 गोत्र हैं। इनके मूल गोत्र कितने हैं? तो मूल गोत्र 5 है। संथाल के दो समूह होते हैं। संथाल के कितने समूह होते हैं? तो इनके 2 समूह होते हैं। पहला है देशावाली संथाल, दूसरा है खरवार या सोफाहोर। पहला क्या है? देशावाली संथाल और दूसरा है खरवार या सोफाहोर। आगे बात करें तो संथाल में घेर का अर्थ है आदमी। संथाल में घेर का अर्थ क्या है? संथाल में होर का अर्थ क्या है? तो संथाल में होर का अर्थ है आदमी। आगे जाने संथाल में यह मान्यता है कि यह पिलछुहरम और पिलछुबड़ी के संतान है। संथालों में यह मान्यता है कि वह जो है पिलछुहरम और पिलछुबड़ी के संतान है। आगे बढ़ेंगे हम आतो के बारे में। गांवों को आतो कहा जाता है। गांवों को क्या कहा जाता है? आतो कहा जाता है। बखरी परिवार को कहा जाता है। परिवार को क्या कहा जाता है? तो बखरी कहा जाता है। अब हम जानेंगे इनके वस्त्र और आभूषण। कुपनी और कान्या। संथाल जनजाति अधोवस्त्र के रूप में लेगोटी की तरह जो कपड़े पहनते थे उसे कुपनी और कन्या कहा जाता था। संथाल जनजाति अधोवस्त्र के रूप में लंगोटी की तरह जो कपड़े पहनते थे उसे कुपनी और कन्या कहा जाता था। आगे जानेंगे हम कि आखिर वे लोग दहर और पाटका किसे कहते थे? तो माथे पर बांधी जाने वाली जो पगड़ी थी, ठीक है, इन्हें वे लोग क्या कहते थे? तो दहर और पाटका। आगे अब हम जानेंगे कि पारहांट किसे कहते थे? साधारण पारदार साड़ी को पारहांट कहते थे। पंची किसे कहते थे? तो बाएं कंधे पर, ठीक है, बाएं कंधे से पार कर स्तन प्रदेश को ढकने के लिए एक अलग वस्त्र, ठीक है। तो बात करें तो पंची किसे कहते थे? तो बाएं कंधे से पार कर स्तन प्रवेश को ढकने के लिए एक अलग वस्त्र होता था जिसे पंची कहते थे। आगे जाने तो आभूषण महिलाओं के क्या होते थे? साकोम, हाथों में पहनने वाला आभूषण क्या कहलाता था? साकोम कहलाता था। बाहों का आभूषण खागा कहलाता था। गले का आभूषण क्या कहलाता था? हंसली या सखी। कानों का आभूषण पानरा। पाँव का आभूषण बांक बंकी। पाँव की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण बटरिया। तो हाथों में पहनने वाला आभूषण साकुम कहलाता था। खागा बाहों का आभूषण होता था। हंसली सखी गले का आभूषण होता था। पानरा कानों का आभूषण होता था। बांक बंकी पाँव का आभूषण होता था। और पटरिया पाँव की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण होता था। आगे जाने तो आखिर जामपार त्योहार क्या था? तो अगहन माह में मनाया जाता था। ये जो है जामपार त्योहार जो है ये अगन माह में मनाया जाता है, जिसमें सुअर की बलि दी जाती है। तो सुअर की बलि किस में दी जाती है? तो जामपार त्योहार में। आगे जानेंगे हम एरोग त्योहार क्या होता था। तो इसमें बीज बोने की प्रथा है। हड़ियार त्योहार क्या है? इसमें फसलें अच्छी तरह फले फूले इसकी प्रार्थना की जाती है। तो फसलें अच्छी तरह फले फूले ये किस त्योहार में प्रार्थना की जाती है? तो ये प्रार्थना की जाती है हड़ियार त्योहार में। आगे जानेंगे भाग सीम त्योहार क्या था। तो भाग सीम त्योहार जो है ये माघ में मनाया जाता था। सोहराय त्योहार कब मनाया जाता था? पूस में। और बाहा फाल्गुन में। तो बाहा त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन में। सोहराय त्योहार पूस में और भाग सीम त्योहार माघ में। अब हम जानेंगे बिरहोर के बारे में। बिरहोर शब्द मुंडारी भाषा के 2 शब्द बिर तथा होर से बने हैं।
बिरहोर शब्द किससे बने हैं? तो दो शब्द बीर तथा होर से बने हैं। ये बेसिकली मुंडारी भाषा के दो शब्द हैं। बीर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी। तो बिरहोर शब्द मुंडारी भाषा के दो शब्द बीर तथा होर से बने हैं। बीर का मतलब जंगल और होर का मतलब आदमी। आगे आगे बात करें हम खाद्य संग्राहक जनजाति के बारे में। तो उथलू, घुमंतु बिरहोर को उथलू कहते हैं। स्थायी जीवन व्यतीत करने वाला बिरहोर को जांघी कहते हैं। आगे बिरहोर संकुलाकार कुंबा झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ठीक है, इन्हें कुंबा कहते हैं। बिरहोर संकुलाकार कुंबा झोपड़ी बनाकर रहते हैं। टंडा क्या है जी? तो टंडा जो है ये 5 या 7 कुंबाओं को मिलाकर टंडा होता है। 5 या 7 कुंबाओं मिलाकर, 5 या 7 झोपड़ियों को मिलाकर क्या बनाता है? टंडा बनता है। खूंट किली, अब क्या पढ़ेंगे हम? खूंट किली तथा पारेस वंशावली के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द है ये, खूंट किली तथा पारिश। आगे जानेंगे हम सदर बापला के बारे में। माता पिता द्वारा निश्चित किया गया विवाह श्रेष्ठ विवाह होता है, जिसे सदर बापला कहते हैं। अब पढ़ेंगे असुर जनजाति के बारे में। ये अल्पसंख्यक जनजाति थी। सरही कुत्सी एक विशेष पर्व जिसमें लोहा गलाने के उद्योग में उन्नति निमित्त प्रार्थना की जाती है। सरही कुत्सी क्या है? तो ये एक विशिष्ट पर्व है जिसमें लोहा गलाने के उद्योग में उन्नति निमित्त प्रार्थना की जाती है। आगे आगे पढ़ेंगे हम जाट असुर के बारे में। ईसाई धर्मावलंबी असुरों को जाट असुर कहते हैं। आगे लोला घोट जोमेंकू, लोला घोट जोमेंकू क्या है? तो लोला घोट जोमेंकू जो है ये दिन का भोजन लोला घोट जोमेंकू कहलाता है। अब पढ़ेंगे छोटू जोमेक। हरिया के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। एक है बिरोहरिया, इस जो है सेवन दवा के रूप में, भरूनी हंडिया नशा के रूप में। ठीक है, बिरहोरिया क्या है? यह सेवन दवा के रूप में है और भरूनी हंडिया जो है ये नशा के रूप में है।